ये कहानी है एक कपाल की, एक इंसानी खोपड़ी जिसने एक सदी के अंतराल में महासागरों का सफर पूरा किया और पहुंची उस देश जिसके खिलाफ ये खोपड़ी कभी विद्रोह में उठी थी। ये कहानी है उन विद्रोहियों की जो अपने शासक को 1000 रुपए महीना की तनख्वाह ऑफर कर रहे थे यदि वो अपनी नौकरी छोड़कर उनके साथ जुड़ जाएं। ये कहानी है 1857 के विद्रोह की और इस विद्रोह में बागियों की ओर से लड़ने वाले एक सिपाही की, जिसमें हम जानेंगे कैसे 1857 के संग्राम में लड़ने वाले एक सिपाही की खोपड़ी लंदन के एक पब तक जा पहुंची और उस खोपड़ी की आंख में छुपाकर डाले गए एक सदी पुराने कागज से कौन सा राज खुला। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। आज की तारीख में आपको सुनाएंगे कहानी आलम बेग की। कौन थे ये, आगे की कहानी से सब समझ आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए चलते हैं लंदन। साल 1963 लंदन के एक पब का मालिक स्टोर में कुछ सामान ढूंढ रहा था, तभी उसके हाथ एक अजीब चीज लगी। एक कपाल था, ये एक इंसानी खोपड़ी। बिना ज्यादा सोचे मालिक ने इसे बार के काउंटर पर रख दिया और देखते देखते लोग उसे ऐश ट्रे के माफिक इस्तेमाल करने लगे। लगभग आधी सदी बाद ये पब एक नए मालिक ने खरीदा। नए मालिक को खोपड़ी से परहेज थी, लिहाजा उसने एक इतिहासकार को ये खोपड़ी सौंप दी। इस तरह ये खोपड़ी पहुंची प्रोफेसर किम वैगनर के पास। वैगनर लंदन की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उनके शोध का क्षेत्र था कॉलोनियल इंडिया। यहां से यह कहानी एक नया मोड़ लेती है। वैगनर की खोपड़ी की आंख में दिलचस्प चीज मिली। एक 100 साल पुराना कागज था ये, जिसमें कुछ बातें लिखी हुई थी। इसमें लिखा था ये खोपड़ी 46 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के हवलदार आलम बेग की है, जिसकी उम्र 32 साल थी और जिसे तोप से लगाकर उड़ा दिया गया। इसका जुर्म यह था कि इसने 1857 की म्यूटिनी में भाग लिया। आगे लिखा था आलम बेग ने ब्रिटिश अफसर डॉक्टर ग्राहम और उनकी बेटी की हत्या की थी। साथ ही उसने एक ईसाई मिशनरी रेवरेंड हंटर की भी हत्या की थी और उनकी पत्नी और बेटी का रेप किया था। कागज में यह भी दर्ज था कि कैप्टन कोस्टेलो नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर इस खोपड़ी को अपने साथ ब्रिटेन लेकर आया था। वैगनर इस खोपड़ी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आलम बेग की पूरी कहानी जानने का फैसला किया। इसके बाद साल 2017 में उन्होंने इस पर एक किताब लिखी, द स्कल ऑफ आलम बेग। इसमें खोपड़ी के भारत से लंदन पहुंचने की पूरी कहानी दर्ज है। क्या है कहानी, चलिए जानते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में जब भी बात होती है अवध और मध्य भारत के इलाके का जिक्र ही ज्यादा होता है, लेकिन यह संग्राम सिर्फ यहीं सीमित नहीं था, बल्कि भारत के सीमांत इलाकों में बनी ब्रिटिश छावनियों तक पहुंच गया था। ऐसी एक छावनी सियालकोट में भी थी, जो अब पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में पड़ता है। पहले जानिए सियालकोट में ब्रिटिश छावनी बनी कैसे। 1846 में पहला एंग्लो सिख वॉर खत्म हुआ, आंग्ल सिख युद्ध, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आया। युद्ध के बाद अमृतसर की संधि के तहत कंपनी ने यह इलाका डोगरा सरदार गुलाब सिंह को बेच दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का एक अलग रियासत के रूप में उदय हुआ। गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर के राजा होने के बावजूद अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के मातहत थे। कंपनी ने जम्मू में अपना एक रेजिडेंट ऑफिसर नियुक्त कर रखा था, जिसका गुलाब सिंह के दरबार में सीधा दखल होता था। अमृतसर की संधि के बाद एक और घटना होती है। 1849 में एक और जंग के बाद पूरे पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा होता है और 1852 में अंग्रेज यहां अपनी पहली छावनी बनाते हैं। सियालकोट की जम्मू कश्मीर से नजदीकी का मतलब था अंग्रेज शॉर्ट नोटिस पर वहां फौज भेज सकते थे। सियालकोट के अच्छे मौसम के चलते श्रीनगर में तैनात कंपनी का अफसर सर्दियों में यहां चला आता था। सियालकोट में छावनी होने का एक और बड़ा फायदा था, जिसका असर 1857 की क्रांति में देखने को मिला। दरअसल सिख साम्राज्य पर जीत हासिल करने के लिए जिस आर्मी का इस्तेमाल हुआ, उसमें शामिल भारतीय सिपाही बंगाल और मध्य भारत से आते थे, इसलिए ब्रिटिश फौज में शामिल पंजाबी सिख सैनिकों की इनसे कुछ खास पंक्ति नहीं थी। जब 1857 में सुअर और गाय की चर्बी से बने कारतूसों के चलते विद्रोह शुरू हुआ, पंजाब में इनका खासा रिएक्शन देखने को नहीं मिला। पंजाब के सैनिकों के लिए ये ब्राह्मण और राजपूतों के धार्मिक मामले थे, जिनका उनसे कोई सीधा वास्ता नहीं था। पंजाब में जब क्रांति की आग पहुंची, तब भी अधिकतर सिख सैनिकों ने खुद को इससे अलग रखा। अब देखिए आलम बेग की कहानी कैसे इस प्रसंग से जुड़ती है। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुए विद्रोह से क्रांति की शुरुआत हुई। आलम बेग इस वक्त बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 46वीं रेजिमेंट का हिस्सा थे, जो सियालकोट में तैनात थी। इसके अलावा सियालकोट में 2 और रेजिमेंट्स थी, जिनके नाम
35 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 52 ऑक्सफोर्डशायर रेजिमेंट थे। इन तीनों में से ऑक्सफोर्डशायर रेजिमेंट में केवल ब्रिटिश ट्रूप्स थे। बाकी 2 रेजिमेंट्स में अधिकतर भारतीय सैनिक थे जिन्हें अंग्रेज ऑफिसर लीड करते थे। इन्फेंट्री के अलावा सियालकोट में 9 बंगाल लाइट कैवलरी यानी हल्के घुड़सवारों वाली यूनिट, हल्के तो क्या घुड़सवारों वाली यूनिट, और 2 आर्टिलरी यूनिट भी मदद के लिए तैनात थी। इन सभी में भारतीय और अंग्रेज सिपाहियों का अनुपात 10:1 था। पंजाब में ब्रिटिश प्रशासन का केंद्र लाहौर होता था, राजधानी थी, और सियालकोट यहां से 113 किलोमीटर दूर था। यहां टेलीग्राफ की सुविधा भी नहीं थी, इसलिए लाहौर से सियालकोट तक कोई संदेश भेजना हो तो पहले 97 किलोमीटर दूर झेलम के पास एक पोस्ट तक टेलीग्राफ भेजा जाता था, फिर यहां से खरकारा दौड़कर सियालकोट तक संदेश पहुंचाता था। इसी चक्कर में सियालकोट तक क्रांति की आग को पहुंचने में महीनों का वक्त लग गया। शुरुआत में जब क्रांतिकारियों ने दिल्ली और मेरठ छावनी पर कब्जा किया, ब्रिटिश प्रशासन ने मदद के लिए सियालकोट की 52 ऑक्सफोर्डशायर रेजिमेंट को पंजाब से दिल्ली भेजा। बाकी रेजिमेंट सियालकोट में ही रही, क्योंकि जैसा पहले बताया इनमें अधिकतर सैनिक भारतीय थे। 52 ऑक्सफोर्डशायर के जाने से सियालकोट में गिनती के ब्रिटिश ऑफिसर रह गए। कुछ हफ्तों बाद यानी 9 जुलाई को विद्रोह की आग सियालकोट तक पहुंच गई। बंगाल कैवलरी के घुड़सवार टुकड़ी के सैनिक शहर में फैल गए और ब्रिटिश ऑफिसर्स के घरों में आग लगाने लगे। नतीजतन ब्रिटिश सैनिकों के परिवारों को छुपने के लिए सियालकोट के किले में शरण लेनी पड़ी। इस किले की सुरक्षा में सिख सैनिक तैनात थे जो अभी भी कंपनी के प्रति वफादार थे। वैगनर अपनी किताब में इस क्रांति से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। उनके अनुसार सियालकोट में तैनात 46 बंगाली इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह के बाद भी अपने अफसरों पर हमला नहीं किया। ये लोग विद्रोह में शामिल थे, लेकिन किसी को जान से नहीं मार रहे थे, बल्कि कई बार तो उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स के परिवारों को सुरक्षा दी भी, सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया। एक केस ऐसा भी था जिसमें भारतीय जवान अपने ब्रिटिश अफसर को 1000 रुपए महीने की तनख्वाह ऑफर कर रहे थे, बशर्ते वो विद्रोह में शामिल होकर उन्हें लीड करें। वैगनर के अनुसार इस पूरे हंगामे में हालांकि कुछ अंग्रेज ऑफिसर और एक महिला जरूर मारी गई, और ऐसे ही एक केस में आलम बेग को गुनहगार मानकर उन्हें तोप से बांधकर दाग दिया गया। वैगनर लिखते हैं, शोध के दौरान मुझे पता चला कि आलम बेग बेगुनाह निकले। पुराने दस्तावेजों को पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि आलम बेग ये कत्ल कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि असली गुनहगारों को पहले ही पकड़ लिया गया था। किताब के अनुसार आलम बेग की गिरफ्तारी साल 1858 में हुई। इस एक साल में क्या हुआ? आगे किस्सा कुछ यूं है कि सियालकोट में ब्रिटिश ठिकानों को तबाह करने के बाद 40 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान गुरदासपुर की ओर बढ़ गए। इनसे निपटने के लिए ब्रिटिश फौज की एक टुकड़ी अमृतसर में तैनात थी। विद्रोहियों का प्लान था कि इस टुकड़ी से बचकर बाहर से ही दिल्ली की ओर बढ़ जाएंगे, लेकिन इसी समय वो जॉन निकलसन नाम के एक अफसर की एक तरकीब से गच्चा खा गए। निकलसन 52 लाइट इन्फेंट्री को लीड कर रहे थे। उन्होंने अपनी टुकड़ी को निर्देश दिया कि वो अपनी वर्दी खाकी रंग में डाई कर लें, जबकि पहले वर्दी का रंग सफेद था। इस तरह वो विद्रोहियों के जासूसों की नजरों से बचने में कामयाब हुए और रावी नदी के किनारे तक पहुंच गए। रावी के पास त्रिमू घाट पर क्रांतिकारियों का सामना ब्रिटिश टुकड़ी से हुआ। भारतीय सिपाहियों ने जमकर युद्ध किया, लेकिन ब्रिटिश फौज के आधुनिक हथियारों के सामने वो ज्यादा देर ठहर नहीं पाए। बचे हुए भारतीय सिपाहियों ने नदी में बने एक छोटे से द्वीप पर शरण ली। यहाँ 3 दिन तक उन्होंने मोर्चा संभाले रखा और अंत में 15 जुलाई को इनमें से ज्यादातर को पकड़ लिया गया, जबकि कुछ जान बचाकर निकल गए। त्रिमू घाट की लड़ाई में हिस्सा लेने वालों में आलम बेग भी एक थे। लड़ाई के बाद से भागकर वो अपने कुछ साथियों सहित कश्मीर पहुंचे और यहाँ साधु का भेष बनाकर रहने लगे। इसके बाद भी ब्रिटिश सिपाहियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, उनके सर पर इनाम रखा गया। जून 1858 तक आलम बेग छुपते छुपाते फिरते रहे। पठानकोट पहुंचकर उन्होंने लोकल लोगों से मदद मांगी, लेकिन स्थानीय जनता ने उन्हें विदेशी मानते हुए मदद देने से इनकार किया। मजबूरी में एक रोज राशन हासिल करने के लिए आलम बेग और उनके साथियों ने एक दुकान में लूट मार कर दी, और इस चक्कर में ब्रिटिश अफसरों को उनकी खबर लगी और उन्हें पकड़ लिया गया। कुल 40 लोगों के साथ उन्हें वापस सियालकोट लाया गया, जहां 8 जुलाई 1858 के रोज उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और कितने क्रूर तरीके से मारा गया। क्रांतिकारियों को सजा देने का अंग्रेजों का तरीका बड़ा क्रूर था। उन्हें तोप के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया जाता था। ऐसा ही आलम बेग के साथ भी हुआ। आलम बेग की सजा के वक्त कैप्टन AR कॉस्टेलो नाम का एक अफसर भी मौजूद था। हत्या के बाद उसने बेग की खोपड़ी अपने पास रख ली, और जब 3 महीने बाद वो ब्रिटेन लौटा तो उसे अपने साथ ले गया। इस तरह यह खोपड़ी पहले लंदन के पब तक और वहां से वैगनर तक पहुंची।
वैगनर अपनी किताब में लिखते हैं कि उनकी इच्छा है कि किसी दिन वो आलम बेग के कपाल को वापस भारत लाएंगे और रावी के किनारे उसी द्वीप पर आलम की समाधि बनाएंगे जहां आलम ने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ी थी। ये शानदार किस्सा आपके लिए लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे असद ने रिकॉर्ड किया था। देखते रहिए द ललन टॉक।